सरपरस्ती हमारे अंदर है। तो अगर हम उन बच्चों को करियर के तौर पे गाइडेंस नहीं देंगे तो उनका कोई गोल होगा नहीं, और वो 10th और 12th के बाद ऐसे ही ड्रॉप आउट हो जाते हैं। वो लोग इसीलिए पढ़ाई छोड़ देते हैं क्योंकि उनको उम्मीद नहीं होती कि हमारी कोई जॉब लगने वाली है। बच्चा 12th क्लास में होता है और उसे ये नहीं पता होता कि उसको करना क्या है फ्यूचर में। पड़ोसी के बच्चे ने बीटेक में एडमिशन ले लिया, हम भी बीटेक करेंगे। उसने आईटीआई में एडमिशन लिया, हम भी आईटीआई करेंगे। ये सारी की सारी वजह है अवेयरनेस ना होने की वजह से। तो अब अवेयरनेस के प्रोग्राम जो एएमपी ने शुरू किए, इतने सारे प्रोग्राम्स हैं, उसमें हमारा इनिशिएटिव ये हो कि सबसे पहले तो हम बहुत ध्यान से इन चीजों को समझें, उसकी अहमियत को समझें, फिर हम अपने अंडर जो बच्चे हैं उनके पेरेंट्स की काउंसलिंग करें। पेरेंट्स की काउंसलिंग का होना बहुत जरूरी है क्योंकि अगर बच्चे तैयार हो जाते हैं तो पेरेंट्स को ये समझ में नहीं आता, वो फिर बच्चे पेरेंट्स की तरफ से पीछे रह जाते हैं। तो अब हम चलते हैं कि डिफेंस सेक्टर में हमारा कंट्रीब्यूशन किस तरह से हो सकता है और फायदा क्या है, किस तरह से हम उसमें जा सकते हैं। शुरुआत करें, अगर 1st to 5th क्लास की हम बात करें तो 1st to 5th क्लास में बच्चे को वैदिक मैथ, पावर मैथ की हम तैयारी करा सकते हैं। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो ऑलमोस्ट हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काम आता है। ऑलमोस्ट हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, चाहे वो कोई भी हो, लेवल अलग अलग हो सकता है, छोटे लेवल पे, बड़े लेवल पे, लेकिन मैथ, इंग्लिश, एप्टीट्यूड के अलावा तो बात बनती ही नहीं। आप किसी भी एग्जाम का दे, रीजनिंग भी एक मेजर पार्ट प्ले करता है। तो मैथ का जो फोबिया बच्चों में आता है उसका रीजन ये होता है कि बच्चों को शुरुआत से मैथ की लत नहीं लगाई जाती और वो 1 to 5th तक का जो पीरियड है उसी पीरियड में बच्चे को मैथ का फोबिया बन जाता है। तो उस पीरियड में अगर हम बच्चे को वैदिक मैथ पढ़ाएंगे, पावर मैथ पढ़ाएंगे, मेंटल मैथ पढ़ाएंगे, ये वो चीजें हैं जो बहुत टाइम पहले इन्वेंट हुई थी इंडिया ही में, और ये शॉर्ट ट्रिक्स है जिसकी वजह से बच्चे का मैथ में इंटरेस्ट डेवलप होता है। तो 1 to 4th, 1 to 5th में हम उनको मेंटल मैथ और पावर मैथ की कोचिंग दें। फिर जब बच्चा हमारा 5th क्लास में आ जाता है तो 5th क्लास में एंट्रेंस एग्जाम उसके होने शुरू हो जाते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम। कॉम्पिटिटिव एग्जाम का जो पैटर्न होता है वो स्कूल पैटर्न से बिल्कुल ही डिफरेंट होता है। अगर बात करें कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तो उसको उसकी ट्रेनिंग देने के लिए हमें टीचर्स को ट्रेन करना ही पड़ेगा। स्कूल की टीचिंग और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की टीचिंग में बहुत फर्क होता है। स्कूल में बच्चों को एक क्वेश्चन को करने के लिए काफी टाइम मिलता है, लेकिन वहाँ पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर बात करें तो उसमें टाइम का एक बहुत बड़ा फैक्टर आ जाता है। कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने रहते हैं। 6th क्लास में एक एग्जाम होता है नवोदय का, आई होप सबने नाम सुना होगा। किन किन लोगों ने नाम सुना नवोदय स्कूल का? आप लोग के स्कूल्स में से कितने के स्कूल्स में से बच्चा नवोदय का एंट्रेंस क्लियर करके उसमें गए? 2 स्कूल्स, 3 स्कूल्स। अब देखिए, आप अभी का हाल देखते हैं, हम लोग एजुकेशन फील्ड में होने के बावजूद हमें इन चीजों का नहीं पता, और अगर हमें पता है तो हम उस पर काम नहीं कर रहे हैं, तो हमें उस पर काम करना ही पड़ेगा। नवोदय स्कूल ऐसा स्कूल है जिसमें 72,000 पर ईयर गवर्नमेंट एक बच्चे पर इन्वेस्ट करती है। तो बच्चा चाहे फाइनेंशियली वीक भी हो तो भी वो अपनी 12वीं तक की पढ़ाई गवर्नमेंट से कर सकता है। 6th से लेकर 12th तक का पूरा खर्चा गवर्नमेंट उसको उठाती है। 7 साल में अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट 5 लाख रुपए एक बच्चे पे खर्च करती है, लेकिन हमें पता ही नहीं होता, अवेयरनेस ही नहीं है, तो फिर आगे पढ़ेंगे कैसे? 6th क्लास में एक एग्जाम होता है सैनिक स्कूल का। हर स्टेट में एक नवोदय स्कूल होता है और हर स्टेट में एक सैनिक स्कूल होता है। इस सैनिक स्कूल हर स्टेट में एक होता है। कुछ स्टेट ऐसे हैं जिसमें 2 सैनिक स्कूल होते हैं। बीजापुर में 2, कर्नाटक में 2 सैनिक स्कूल हैं, बीजापुर में एक, बेंगलोर में। अब सैनिक स्कूल के हम अपने बच्चों को, कितने बच्चों को हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम सैनिक स्कूल की तैयारी कराते हैं? हर बच्चे के लिए बिल्कुल ओपन है, उसमें कोई पार्शियलिटी नहीं होती। अगर हमारा बच्चा सैनिक स्कूल में जाएगा तो वहां पर उसकी तैयारी फिर पूरा का पूरा डिफेंस के तौर पर की जाती है, उसकी मेंटलिटी ही वैसी बनाई जाती है। ये एक लो लेवल का एग्जाम है, ये बहुत छोटे लेवल का अगर कहा जाए, हालांकि कॉम्पिटिटिव की बात करें तो उसमें भी काफी बड़ा मर्तबा रखता है, लेकिन अगर हम इससे थोड़ा ऊपर जाएंगे तो सैनिक स्कूल के बाद हमारा एक आरएनएस करके राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल करके एक एग्जाम होता है। आरएनएस वो भी 6th क्लास के बच्चों के लिए होता है। आरएनएस का एग्जाम, आरएनएस सिर्फ इंडिया में इतने बड़े कंट्री के अंदर सिर्फ 5 कॉलेजेस हैं आरएनएस। जैसे जैसे आप क्वालिटी बढ़ाएंगे बच्चों की, नंबर ऑफ इंस्टीट्यूट कम हो जाता है। सैनिक स्कूल हर स्टेट में है। अगर सैनिक स्कूल से थोड़ा और ऊपर आप जाएंगे तो आरएनएस पूरे इंडिया में सिर्फ 5 कॉलेजेस, 5 स्कूल्स हैं। आरएनएस में भी अगर बच्चा आप उससे भी ऊपर क्वालिटी का है तो पूरे इंडिया में सिर्फ एक स्कूल है जिसका नाम है RIMC, राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज। ये देहरादून में सिर्फ एक कॉलेज है पूरे इंडिया में। तो सबसे पहले हम अपने बच्चे के लिए कोशिश करें वो RIMC की तैयारी करें। RIMC की जब वो तैयारी करेगा तो उसकी
में अगर उसका सिलेक्शन नहीं हुआ तो आरएमएस में होगा, आरएमएस में सिलेक्शन नहीं हुआ तो सैनिक स्कूल के एग्जाम से सारे के सारे बच्चे को 12th के बाद एनडीए के थ्रू डिफेंस सर्विसेज में डालने के एग्जाम। हमारे कानपुर से कितने ब्रिगेडियर कानपुर ने दिए हैं? यहाँ से कोई जो ब्रिगेडियर कानपुर से बने या फिर मेजर जनरल कानपुर से बने, तो उस लाइन में किस तरह से हमारे बच्चे कब जाएंगे? डिफेंस सेक्टर से पुलिस लाइन के सेक्टर से हमारा रेशियो बिल्कुल कम होते जा रहा है, हमारा कंट्रीब्यूशन घटता ही जा रहा है। तो वो हम किस तरह से कोप अप कर सकते हैं? तो सबसे पहले सबसे पहले हम तैयारी करें अपने बच्चे की RIMC राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज, इंडिया का एशिया का वर्ल्ड का टफेस्ट एग्जाम है। चाइना क्लेम करता है कि हमारा एग्जाम टफेस्ट है, गाँव करके एग्जाम है, जबकि रजिस्टर कहते हैं कि RIMC का जो एग्जाम है वो वर्ल्ड का टफेस्ट एग्जाम है। बच्चा 6th क्लास से डायरेक्ट 8th क्लास में जाता है, डायरेक्ट 8th क्लास में जाता है, और एक स्टेट से सिर्फ एक ही बच्चा सेलेक्ट होता है, एक से ज्यादा बच्चा सेलेक्ट नहीं होता। कुछ स्टेट ऐसे हैं जहां से 2 बच्चे सेलेक्ट होते हैं, महाराष्ट्र से 2 बच्चे सेलेक्ट होते हैं, बाकी हर स्टेट से सिर्फ एक बच्चा सेलेक्ट होगा और पूरा एक कॉलेज है। और उसके अंदर अगर एक बार बच्चा चला गया तो फॉर श्योर वो आर्मी ऑफिसर या नेवी ऑफिसर एनडीए के अंदर ऑफिसर बनना तय है। अगर उस कॉलेज का बच्चा किसी भी वजह से सेलेक्ट नहीं हो पाता है तो बाकायदा उसमें एक इंक्वायरी बिठाई जाती है कि इसकी में कमी कहां है। तो RIMC इतना बड़ा एग्जाम, अगर बच्चा RIMC में सेलेक्ट नहीं हो पाया है तो फिर उससे थोड़ा कम दर्जे का जो कि RMS में रहता है, इंडिया के अंदर 5 है RMS की तैयारी। सिलेबस तीनों का सेम है, सैनिक स्कूल, RMS और RIMC तीनों का सिलेबस सेम है, बस लेवल अलग है। तो बच्चे की काबिलियत के हिसाब से हम उस तरह से तैयारी करा सकते हैं। अनिल सर का डायलॉग अगर IAS की तैयारी करेगा और वहां तक नहीं पहुंचा तो तलाटी तो बनेगा। तो जब हमारे इरादे बुलंद होंगे, हम ऊंची तैयारी करेंगे तो अगर ऊंचा एग्जाम हमसे क्लियर नहीं होगा तो नीचे आएंगे, वो तो क्लियर होगा। RIMC की तैयारी करेंगे तो RIMC नहीं हुआ तो RMS तो होगा, RMS नहीं हुआ तो सैनिक स्कूल तो होगा, नवोदय तो होगा, कुछ तो होगा। लेकिन हमें कॉम्पिटिटिव की एज में आना ही पड़ेगा। और कॉम्पिटिटिव में अगर हम अपने बच्चों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं बिठाएंगे तो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। स्कूल साल में 365 दिन में से मुश्किल से 180 दिन चलता है, तो उसके लिए हमें बच्चों को एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना ही पड़ेगा। 180 दिन में चीजें सारी कवर नहीं हो सकती, अपार्ट फ्रॉम स्कूल में सिखाना पड़ेगा। मैथ्स, इंग्लिश, एप्टीट्यूड ये ऐसे सब्जेक्ट हैं जो हमें स्कूल के करिकुलम के साथ में एक्स्ट्रा 2 घंटे पढ़ाना ही पड़ेगा। और जो स्कूल के नॉर्मल टीचर्स हैं उनको भी हमें ट्रेन करना पड़ेगा। और ADCI के अंदर टीचर्स की ट्रेनिंग बिल्कुल फ्री है। और ये जितने भी एग्जाम्स हैं ये सारे के सारे बच्चों को एनडीए के लिए प्रिपेयर कराने के लिए। सैनिक स्कूल भी फाइनली 12th के बाद बच्चों को एनडीए का एग्जाम दिलाता है, नवोदय भी एनडीए का एग्जाम दिलाता है, RIMC और RMS भी एनडीए ही का एग्जाम दिलाते हैं। तो एनडीए के एग्जाम के लिए बचपन से बच्चों को ट्रेन किया जाता है खास तौर से। अब अगर 6th क्लास में बच्चा इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी किया और इनमें से किसी में भी उसका सिलेक्शन नहीं हुआ तब वो 8th क्लास में आएगा, वापस से इन्हीं तीनों एग्जाम्स की तैयारी करेगा। क्योंकि कुछ बच्चे 9th क्लास में जो ड्रॉप आउट हो जाते हैं उनकी सीट वैकेंसी को फिल करने के लिए सेम एग्जाम का अटेम्प्ट होता है। और फिर अगर उसमें भी नहीं हुआ तो 10th क्लास में NTSE के नाम से एग्जाम होता है, नेशनल डायरेक्ट रिसर्च एग्जामिनेशन, जो नेशनल लेवल पे होता है, जो स्टेट का एग्जाम है, नेशनल लेवल और स्टेट लेवल। पहले स्टेट लेवल का होता है और जो बच्चे फर्स्ट स्टेज को क्वालीफाई करते हैं वही सेकंड स्टेज में जा पाते हैं। और ये एग्जाम स्कॉलरशिप का एग्जाम है, जो बच्चे आगे पढ़ना चाह रहे हैं उनके पास पैसा नहीं है तो वो इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं, जिसमें साल का 15,000 रुपए 11th-12th में गवर्नमेंट देती है और ग्रेजुएशन में आपको 24,000 और PhD में उसके अकॉर्डिंग UGC के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग। जब तक बच्चा बिना ड्रॉप किए पढ़ता रहेगा, फेल हुए बगैर, तब तक गवर्नमेंट से उसके लिए पैसा आता रहेगा। तो ये एग्जाम्स हमें पता ही नहीं होते तो हम बच्चों को तैयारी कहाँ से करेंगे? तो सबसे ज्यादा जरूरी है हमें पता होना और ये फिक्रे लेना कि ये काम फिक्रों से होगा। सिर्फ सुनकर चले जाने से, सेमिनार अटेंड करने से काम नहीं बनने वाला जब तक हमारी खुद की जाती फिक्र नहीं है। अगर हमारी फिक्र नहीं होगी तो काम आगे बढ़ेगा। अगर हमारी फिक्रों का दूसरों तक मुंतकिल होना भी बहुत जरूरी है। मेरी कोई फिक्र है तो मेरे इंस्टीट्यूट में जो मेरा स्टाफ काम कर रहा है, मेरी फिक्रों का उसके अंदर मुंतकिल होना बहुत जरूरी है, नहीं तो मेरे जाति वो काम बंद हो जाएगा। तो वो अमला खड़ा करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब फिर वापस आता हूँ मैं 10th क्लास में हमने बात की NTSE नेशनल डायरेक्ट रिसर्च एग्जामिनेशन का जो एग्जाम होता है उसकी दिशा पब्लिकेशन कितनी मोटी होती है। सिर्फ 9th और 10th का सिलेबस है और एनडीए का एग्जाम 12th के बाद होता है, लेकिन उसके एग्जाम के पेपर में NTSE की बुक से क्वेश्चंस आते हैं। ये कितने बड़े लेवल का एग्जाम है, तो हम अपने बच्चों को इस फील्ड में अगर तैयारी नहीं करेंगे तो बहुत पीछे रह जाएंगे। अब 10th क्लास के बाद बच्चा 11th और
उसने एनटीएससी का एग्जाम क्लियर कर लिया है, नहीं भी करेंगे उसमें अपेयर जरूर हुआ, उसे कॉम्पिटिटिव का आइडिया लग गया कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या क्या होता है और कैसे कैसे होता है। अब बच्चा 11th में आ गया तो उसकी जिम्मेदारी है, पेरेंट्स की, उसकी स्कूल की जिम्मेदारी है कि उस बच्चे को उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग या तो नीट की तैयारी कराएं या फिर जेईई की तैयारी कराएं या फिर एनडीए की तैयारी। नीट में अगर नहीं होता तो उसको एमएनएस की तैयारी करा सकते हैं, खास तौर से गर्ल्स के लिए एमएनएस मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज पुणे में एमएनएस का एग्जाम खास तौर से गर्ल्स के लिए होता है और गर्ल्स के टीचर्स उसमें रहते हैं। 12th के बाद अगर बच्चा नीट दिया और नीट में उसके नंबर 600 नहीं आए, 700 नंबर नहीं आए, 250 300 नंबर रह गए, तो नीट के बेसिस पर एमएनएस में एडमिशन ले सकता है, गवर्नमेंट के खर्चे पढ़ाई होगी उसकी। अब पास होने के बाद उसको स्टार भी लगेगा, तो हमें इन अपॉर्चुनिटीज का पता नहीं होता। उसको इंजीनियर बनना है, डिफेंस में जाकर बने, डॉक्टर बनना है, डिफेंस का डॉक्टर बने, कितने हमारे पास ऑप्शंस रहते हैं। अब जेईई की अगर बात करें तो जेईई में बच्चे ने एग्जाम दिया और जेईई में अच्छी रैंक नहीं आ पाई उसकी, जेईई मेंस में या एडवांस में नहीं हो पाया उसने इंजीनियर, तो बच्चा जेईई के थ्रू भी टेक्निकल एंट्री देकर आर्मी का इंटरव्यू दे सकता है। लेकिन ये बात बहुत लोगों को पता ही नहीं होती। जेईई में अपेयर होना मैंडेटरी है, अगर उसको नेवी में जाना है तो टेक्निकल एंट्री के थ्रू। और तीसरा और बेस्ट ऑप्शन तो एनडीए है। अब एनडीए ऑप्शन बेस्ट क्यों है वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। 12th क्लास के बाद कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं है जो बच्चे की पूरी जिम्मेदारी लेगा, पढ़ाने की, लिखाने की और उसके एम्प्लॉयमेंट। उसके बाद बच्चों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठकर तैयारी करके कोई बाहर से कोर्स करना ही पड़ेगा, चाहे वो जेईई हो, नीट हो या कोई दूसरे कोर्सेज हो। अगर हम एनडीए की बात करें तो बच्चा अगर 12th में रिटेन क्लियर करे, रिटेन इसका 2 फेज होता है, मैथ और कैट 2 पेपर होते हैं। मैथ 300 मार्क्स का होता है जो कि मेजॉरिटी मार्क्स है। अब इसको समझिए, देखिए बच्चों को लगता है कि एनडीए टफ है, अगर जेईई और एनडीए की हम कंपैरिजन करें तो जेईई में टाइम मिलता है ज्यादा, एक क्वेश्चन को करने के लिए कम से कम 2 मिनट मिलते हैं जेईई, जबकि एनडीए में उल्टा है, एक क्वेश्चन के लिए 75 सेकंड्स ही मिलते हैं, 150 मिनट्स मिलते हैं, 120 क्वेश्चंस होते हैं। इससे समझ में आता है क्वेश्चन का लेवल कम है। जब किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए टाइम कम हो जाए तो जाहिर सी बात है क्वेश्चन का लेवल कम होने वाला है, लेकिन स्पीड बढ़ानी पड़ती है उसको। अब अगर बच्चे ने एनडीए का रीडिंग क्लियर कर लिया, उसका एसएसबी क्लियर हो गया और वो आर्मी में या नेवी में अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग रिकमेंड हो गया, टॉप 50 स्टूडेंट्स के पास चॉइस रहती है, वो अपनी चॉइस से रिकमेंड हो सकते हैं किसी भी एक विंग में, आइदर नेवी, आर्मी और एयरफोर्स। अब उसके बाद उसकी 4 साल की ट्रेनिंग होती है। अब इस चीज को आप ध्यान से समझिए, बच्चा 12th क्लास करके एनडीए में गया, 10वीं क्लास में उसकी एज होती है ऑलमोस्ट 15 to 16 इयर्स, 12th में वो अराउंड 17-20 इयर्स का रहेगा और एनडीए का एग्जाम 16.5 से 19 की एज के बीच में ही दे सकते हैं। 18 इयर्स की एज में मिसाल के तौर पे बच्चा सेलेक्ट हो गया, 4 साल की उसकी ट्रेनिंग है, 18 plus 4 is how much? 22 इयर्स। 22 इयर्स के बाद वो बच्चा अगर आर्मी उसने चूज किया है तो लेफ्टिनेंट की पोस्ट पड़ेगा। ये एनडीए का एग्जाम डायरेक्ट ऑफिसर एंट्री लेवल का एग्जाम है। अगर वही बच्चा 12th क्लास करके सोल्जर की भर्ती मारेगा, सोल्जर के लिए जाएगा, तो उसको 15 साल लगेंगे ऑफिसर रैंक तक पहुंचने। इतने ज्यादा प्रमोशन है, वो भी गारंटी नहीं पहुंच पाएगा, नहीं, परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता है। जबकि ये डायरेक्ट एंट्री है कि ऑफिसर लेवल, लेफ्टिनेंट बनेगा 4 साल के बाद, डायरेक्ट 2 साल तक वो लेफ्टिनेंट रहेगा। और लेफ्टिनेंट की इनिशियल सैलरी होती है 75,000 to 1,25,000 के मिड, ये रेंज है सैलरी डिपेंडिंग ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द चाइल्ड। तो ये एक बच्चों को अगर पता होगा तो उनके अंदर ये अट्रैक्शन आएगा कि हमें भी डिफेंस में जाना है, लेकिन ये हमें नहीं पता तो बच्चों को कहां से पता होगा। अब जब बच्चे को 2 साल वो लेफ्टिनेंट रहेगा, उसके बाद उसका प्रमोशन होगा, वो कैप्टन बनेगा, 4 साल कैप्टन रहेगा, फिर वो मेजर बनेगा, 6 साल मेजर रहेगा, उस तरह से प्रमोशन होता जाएगा। 15 साल में वॉलंटरीली वो आर्मी से रिटायर हो सकता है, नेवी से रिटायर हो सकता है। अब ध्यान से समझे, 22 साल की एज में उसने ज्वाइन किया, 18 की एज में ज्वाइन किया, 4 साल की ट्रेनिंग के बाद 15 साल में उसकी सर्विस, 22 plus 15 37 इयर्स, 37 इयर्स में वो रिटायरमेंट ले सकता है। और रिटायरमेंट के बाद उसकी जो पेंशन होती है वो लास्ट ड्रॉन सैलरी का 50%, जिसकी इनिशियल सैलरी पहले साल में 1 लाख है, 15 सालों तक उसकी सैलरी मंथली 5 लाख तक जाती है। और कोई बच्चा 37 की एज में अगर बाहर आ रहा है तो उसको 2.5 लाख रुपए मिनिमम मंथली पेंशन। आप इस चीज को समझो, जो दूसरे बच्चे हैं जो इंजीनियरिंग करते हैं, कोई दूसरे कोर्सेज करते हैं, उनको इंजीनियरिंग अगर वो बच्चा कर रहा है तो 22-23
साल की एज में इंजीनियरिंग उसकी कंप्लीट होती है, फिर वो 2-3 साल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करता है, 25-26 की एज हो जाती है। अगर वो सिविल सर्विसेज के लिए जा रहा है तो 28-30 तक की एज जाती है, और इधर बच्चा 37 की एज में रिटायर भी हो जाता है विद अ पेंशन ऑफ 2.5 लाख पर मंथ। और अगर वो आईएफएस एयरफोर्स से रिटायर होता है तो एयरफोर्स से बाहर आने के बाद जैसे वो रिटायर होता है, इंटरनेशनल एयरलाइंस ऐसे लोगों की तलाश होता है। 500 आवर्स का उसको फ्लाइंग का एक्सपीरियंस है, इंटरनेशनल एयरलाइन उठा लेती है ऐसे लोग, और उनका स्टार्टिंग सैलरी रहती है 5 लाख पर मंथ। अब ये सारी चीजें हमें पता ही नहीं होती है, तो हम काम कर सकते हैं अपने बच्चों को गाइड कर सकते हैं। लेकिन सारी चीजों की शुरुआत, आप समझिए इस चीज को, सारी चीजों की शुरुआत हमारी क्लास 1 से होती है। तो जो लोग स्कूल में हैं खास तौर से, उनसे ये बहुत ज्यादा उन्हें फोकस करने की जरूरत है। मेजॉरिटी वहां से डेवलप होती है। जिस बच्चे का 1 to 10 में चीजों पर फोकस नहीं रहा, 11-12 में उसको इस लाइन में लाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, उस लाइन पर काम करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो बेस बनाने के लिए 1 to 10 है, 1 to 10 के लिए वही सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं। अब इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी, सिलेबस, वो सब कैसे करना होगा, उसके लिए एडीसी एंड टीचर्स ट्रेनिंग थ्रूआउट द ईयर आप कभी भी आइए, रहना खाना सब हमारी तरफ से रहेगा। अपने टीचर्स की टीम को भेजिए, सारी जिम्मेदारी हमारी रहेगी, फ्री ऑफ कॉस्ट है टीचर्स की ट्रेनिंग। तो टीचर्स को ट्रेन होना बहुत जरूरी है। टीचर्स का ये बात पता होना जरूरी है कि हम अपने बच्चों को किस किस लाइन में डाल सकते हैं। जब उनके सामने ऑप्शन जाएंगे तो बच्चे के सामने 5th क्लास से 6th क्लास से गोल रहेगा कि मुझे इस लाइन में जाना है, मुझे इस पर काम करना है। अनिसर का एक और है कि कम्युनिटी को एक्सिस्टेंस से एक्सीलेंस में लाना, और वो सिर्फ तभी पॉसिबल है जब हम एजुकेशन पर खास तौर से काम करें। और ये एजुकेशन पे खास तौर से काम करने के लिए हमें पेरेंट्स पे काम करना होगा, क्योंकि जब टीचर और पेरेंट्स मिलेंगे तब जाके बच्चा पकड़ में आएगा। फिनलैंड की थ्योरी है ट्रायंगल थ्योरी। वो कहते हैं कि पहले ट्रायंगल थी, अभी हेक्सागन थ्योरी में। ट्रायंगल में टीचर, पेरेंट और स्टूडेंट रहता है। टीचर ने अपना रोल प्ले किया, स्टूडेंट ने अपना रोल प्ले किया, पेरेंट ने अपना रोल प्ले नहीं किया तो बच्चा हाथ से निकल जाएगा। पेरेंट और टीचर ने रोल प्ले किया, बच्चे ने नहीं किया, हाथ से निकल जाएगा। तो तीनों का इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, तीनों का इक्वल रोल होता है। अभी हेक्सागन थ्योरी आ गई, उसमें टीचर, पेरेंट, मैनेजमेंट, नॉन टीचिंग स्टाफ सब है। वो सब का एक अहम रोल होता है। हर किसी की ये फिक्र होती है कि हमारा बच्चा किस तरह से काम करता है, और वो तभी पॉसिबल है जब सब के सब उस लाइन में लगे। तो सबका इस बात का पता होना बहुत जरूरी है। इसी के साथ मैं मेरी बात को खत्म करता हूँ। 10-15 मिनट का टाइम था मेरे पास। अगर आप में से किसी को कोई क्वेरी है इससे रिगार्डिंग कुछ पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। पास करना अभी तो बहुत इजी हो गया। अभी आप 10 साल पीछे जाएंगे तो 10th पास करना बहुत मुश्किल काम था, लेकिन पॉसिबल था। तो जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसको क्रैक करना इजी नहीं है, लेकिन पॉसिबल है। उसके लिए बच्चे को उसी तरह से ट्रेन किया जाएगा, सब्जेक्टिव अप्रोच से ऑब्जेक्टिव अप्रोच पर आना पड़ेगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स खास तौर से स्कूल के बच्चे बिना कोचिंग के इसलिए क्रैक नहीं कर पाते क्योंकि उनके पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका नहीं होता। जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं उनको सॉल्व करने के लिए रिवर्स साइकोलॉजी लगानी है। उनको क्वेश्चन को पढ़ने के बाद बच्चे के जहन में ये नहीं आना चाहिए कि मैं सॉल्व कैसे करूंगा। उसके जहन में क्वेश्चन से ये समझ में आना चाहिए कि ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, तो यही आंसर है। और यही हकीकत है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। अगर बच्चा उसी क्वेश्चन को ट्रेडिशनल मेथड से करेगा तो नो डाउट वो पूरा पेपर सॉल्व कर सकता है, पर उसे 6 घंटे चाहिए। टाइम का जो फैक्टर है ना वो बच्चों को फेल करा, टैलेंट की कमी नहीं। एक्चुअली द मैटर इज कि जो बिलोंग करते हैं जैसे सैनिक से रिलेटेड विद द एयर फोर्स या नेवी, इस तरह से जो बिलोंग होते हैं उनके बच्चों के एडमिशन इजीली हो जाते हैं। बट जो जनरल पब्लिक है उनको बहुत अप्रोचेस लगाने पड़ते हैं, बहुत सोर्सेज लेकर जाना पड़ता है। जहाँ तक मेरी नॉलेज है, जो आप बता रहे हैं, आपका कहना ये है कि जिनके पेरेंट्स मिलिट्री बैकग्राउंड से हैं उनके बच्चों का एडमिशन इजीली हो जाता है। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं जो आप बात कर रहे हैं वो आरएमएस और आरआईएमसी में पॉसिबल है इंटरव्यू के टाइम पर सोर्स लगाने, लेकिन जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, रिटन एग्जाम है, उसमें किसी को सोर्स नहीं चाहिए, क्योंकि हम लोग खुद अपने बच्चों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयार कराते हैं। हमारे यहाँ से बहुत बच्चों ने सैनिक स्कूल को क्रैक किया है, सैनिक स्कूल में गए हैं। 4th क्लास में एक बच्चा था, सोमू प्रियो नाम था उसका,
इतना ब्रिलियंट बच्चा, उसको 4th क्लास का इतना छोटा सा बच्चा, उसको ये पता है उसको बनना क्या है। हमारे 12th क्लास के बच्चों को पता नहीं होता कि उसको क्या करना है, उसको बनना क्या। वो उसका टारगेट था सर मैं RIMC में जाना चाहता हूँ, उसको ट्रेनिंग किया, उसका RIMS क्लियर हो गया, तो उसने RIMC का टारगेट रखा तो RIMS क्लियर हो गया। तो जब शुरुआत होती है ना, तो शुरुआत में बहुत मुश्किलें आती हैं और हमें ऐसा लगता है, और मैं अपनी बात बिल्कुल क्लियर कर दूं कि ये सोच लेना कि हमारा बच्चा बिना सोर्स के आगे नहीं बढ़ सकता, ये खुद ने हमने बैरियर बनाया। अगर हम बच्चे पर काम करेंगे, देखिए किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने के लिए ना अपनी तैयारी से ज्यादा एग्जाम को समझना, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हम देने वाले हैं उसके पैटर्न को हम समझें, किस तरह से उस पर क्वेश्चंस बनते हैं और बच्चों को उसकी तैयारी करें। जो 6th क्लास का बच्चा है जिसने कोचिंग नहीं की है सैनिक स्कूल की, और एक वो बच्चा जो 6th में ही है लेकिन सैनिक स्कूल के में जाने की तैयारी कर रहा है, दोनों के लेवल में आप डिफरेंस देखें, जमीन आसमान का फर्क नजर आएगा। एक क्वेश्चन आप दीजिए सैनिक स्कूल का, दोनों बच्चे कर लेंगे लेकिन दोनों में टाइम में बहुत फर्क आएगा। तो वो मेन चीज है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करना नो डाउट थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। बच्चों को उस लाइन से हमें सिखाना पड़ेगा। इसलिए मैंने बोला कि टीचर्स की ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। टीचर्स बच्चों को अगर दूसरी डायरेक्शन में सोचना सिखाएंगे तो ये काम बिल्कुल पॉसिबल है। अभी एक क्वेश्चन हो, अगर sin स्क्वायर थीटा, अगर आप लोग समझ पाए, मैथ्स के टीचर्स के आप लोग sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है, बिल्कुल सिंपल सा आइडेंटिटी है, सब लोग जानते हैं। इसी को sin स्क्वायर थीटा को हम 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा या cos स्क्वायर को 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, सिंपल सी चीज है। लेकिन बच्चों को ये नहीं सोच पाता 1 माइनस sin स्क्वायर को cos स्क्वायर कैसे लिखते हैं, उसको समझ में नहीं आता। फिर 1 माइनस sin अपॉन cos को हम cos अपॉन sin इस तरह से चेंज कर सकते हैं, समझ में नहीं आता। स्कूल में क्या होता है, मजबूरी है स्कूल के पैटर्न की कि वो जिस तरह से टेक्स्ट बुक में दिया रहता है उसके अकॉर्डिंग पढ़ाना पड़ता है, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग है, जो एक तरीके से उसको और कितने पॉसिबल तरीके, sin स्क्वायर को 1 माइनस cos 1 प्लस cos भी लिख सकते हैं, 1 माइनस cos स्क्वायर भी लिख सकते हैं, उसको sec और tan में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें टीचर की जिम्मेदारी है कि वो क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करके बच्चे को सिखाए। जब तक ये नहीं होगा तब तक बच्चे के लिए मुश्किल रहेगी। तो क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करना, एक क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन बनाना, ये चीजें जब बच्चे के अंदर जाएंगी तो उसका जहन खुलेगा। जब बच्चे का जहन खुलेगा फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करना बहुत आसान है। जी ये जो आपने बताया कि ये कोचिंग चल रही है कि लाइव क्लासेस चालू हो रही है, जिस तरह के सिस्टम आपको बनना है ताकि आगे भी स्कूल वाले लोग पेरेंट्स फायदा ले सकें। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल मिल सकता है। सेंटर का तो मैं गारंटी नहीं ले सकता, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस हमारी चल सकती है। हमारा अभी एक प्रोजेक्ट हैदराबाद में चल रहा है, तेलंगाना गवर्नमेंट के साथ हमारा टाई अप है, वहां उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। तेलंगाना गवर्नमेंट के हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तेलंगाना में जाकर के हमारी फैकल्टी को हम एक्सपर्ट्स को वहां भेजते हैं। वहां को ये हमारा फर्स्ट बैच है, वहां से अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों ने एनडीए का एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया है। केरला में वायनाड में हमारे एक स्कूल में प्रोजेक्ट शुरू हुआ है। हम एज सच अपनी कोई ब्रांच शुरू नहीं करते। अभी जैसे स्कूल के मैनेजर्स हैं, अगर आप लोग चाहते हैं कि एडीसीआई की फैकल्टी आपके टीचर्स को ट्रेन करें तो उसका बेस्ट तरीका है आप लोग पुणे आ जाएं। और अगर आप लोग चाहते हैं कि हम आपके यहाँ पर आके आपके बच्चों को ट्रेन करें तो हम उसके लिए भी रेडी हैं। जिस तरह से हमने हैदराबाद में प्रोजेक्ट शुरू किया है, वायनाड में, केरला में प्रोजेक्ट शुरू किया है, यहाँ पर